Tonight on Frankly Speaking, we have a very special guest, a guest who's a cricketer par excellence, hung up his boots only to become a politician, and in politics, he's never allowed his opposition to get the last word in. Joining me tonight is Gautam Gambhir, Member of Parliament of the BJP from Delhi, high-profile seat, high-profile battle with the Aam Aadmi Party, and tonight he's here to answer our questions and questions that people have always wanted to ask this very reclusive politician. Gautam Gambhir, it's been 2.5 years since you turned politician. How's the going been? It's been good. There has been days where it's been very, very satisfying. There has been days when it's been frustrating, but that happens in every profession. When you try and probably change someone's life, it actually makes you come back home very satisfied, but there are times when it is frustrating. गौतम गंभीर जी, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स सबके बस की बात नहीं, और ख़ास करके जो लोग खेल की दुनिया से आते हैं, डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर्ड एग्जिस्टेंस, पॉलिटिक्स में तो खुले आम एक दूसरे की क्लास लेनी ये नॉर्म है, और शायद स्ट्रक्चर्ड कुछ भी नहीं, और पॉलिटिक्स के खेल निराले होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स हर इंसान के अंदर है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं वो आपका टेक है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव तरीके से पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू थिंक अबाउट द नेशन, व्हाट यू थिंक अबाउट योर ओन पीपल एंड व्हाट यू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। अगर आप इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है जब लोग कहते हैं पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल है। पॉलिटिक्स मुश्किल नहीं है। आपकी नीयत अगर साफ़ हो, आपकी इंटेंशन अगर साफ़ हो, तो चीज़ें और रास्ता अपने आप बढ़ता चला जाता है, मिलता चला जाता है। आप एक यंग इंडिया के प्रतीक हैं। आपने कहा अगर नीयत साफ़ हो, साफ़ नीयत पॉलिटिक्स में चलती है क्या? क्योंकि आज हम 21वीं शताब्दी में 2021 में बात कर रहे हैं, आज भी पॉलिटिक्स के फॉर्मूला सीमित है। पॉलिटिक्स का फॉर्मूला है कास्ट कॉम्बिनेशन, पॉलिटिक्स का फॉर्मूला, और अब बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है, इधर से इंपोर्ट करो, उस पे बीजेपी का लेबल लगाओ और उसको खड़ा कर दो इलेक्शन में। आइडियोलॉजी बची है क्या पॉलिटिक्स में? देखिए, मेरे लिए पॉलिटिक्स लोगों को कुछ देने का एक ज़रिया है। और जहाँ तक आपने बात करी कि पॉलिटिक्स, बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाया कि पॉलिटिक्स का मतलब है डेवलपमेंट, देश को आगे लेके जाने की नीति, और उसी तरीके से और उन्हीं के जो मार्गदर्शन में हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। डेवलपमेंट की कितनी बात हुई बंगाल के चुनाव में? जय श्री राम के नारे लगे थे, ममता बनर्जी पे बहुत से अटैक्स किए गए थे, पर्सनल अटैक्स। ये होती है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, अगर आप यही सवाल ममता बनर्जी जी से पूछिए तो पिछले 10 साल से वो सीएम है वहाँ पर, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट करी है बंगाल में, ठीक है। और जब आप बात करते हैं कि बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, एक टाइम पर आपके पास एक भी एमएलए नहीं था, आज आपके पास 72 एमएलए हैं। तो इनफैक्ट कांग्रेस और सीपीआई वहाँ पर ख़त्म हुई है, बीजेपी तो वहाँ पर इनफैक्ट रिवाइव हुई है। और जिस तरीके से हमने वहाँ पर प्रोग्रेस करी है, और हमारा हमेशा से ही पूरे कैंपेन में, मैंने भी वहाँ पर कैंपेन किया, एक ही चीज़ थी कि हमारे को सोनार बंगला बनाना है। और पर्सनल अटैक सिर्फ एक तरफ से नहीं हुए हैं, पर्सनल अटैक्स हमारी तरफ भी बहुत हुए हैं। अगर आप अभी भी देखें जिस तरीके से वहाँ पर वायलेंस चल रहा है, तो उसको भी आपको लेके जाना चाहिए। बहुत आसान है हमसे सवाल पूछना है, हमारे बारे में चीज़ें कहना, लेकिन दूसरी तरफ से भी जिस तरीके से चीज़ें उठाई गई, चीज़ें बोली गई, और जिस तरीके से हमारे वहाँ पर पार्टी वर्कर्स के साथ हुई हैं चीज़ें इलेक्शन के बाद, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्या भारत की जो नीति है कि टेरर के साथ समझौता नहीं होगा, उसमें तालिबान से बातचीत कहीं फिट होती है? देखिए, बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि हम बहुत सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकें, और हम अपने आप को डिफेंड करेंगे टिल आवर लास्ट ब्रेथ, टिल आवर लास्ट माइट। और अगर ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है या फॉर एग्जांपल चाइना की स्ट्रैटेजी है, तो लेट इट बी। और जिस तरीके से हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म के अगेंस्ट, तो वो आगे बरकरार रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है कि हमारे को तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करने की। लेकिन बातचीत रहेगी, रिकग्निशन नहीं रहेगी, ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? क्योंकि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। अगर हम तालिबान के साथ टॉक्स करते रहें, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? ये पाकिस्तान के साथ हमने टॉक्स करके देख लिया कि हमारे को इतने सालों में क्या मिला।
इतने सालों में हमारे को सिर्फ बिट्रेयल ही मिली है। तालिबान के साथ आपने टॉक शुरू करिए, अगर तालिबान रेसिप्रोकेट करता है, मुझे जो लगता है कि नहीं करेगा, लेकिन टॉक्स का मतलब ये नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इतने सालों से हम बिट्रे होते जा रहे हैं, इससे शायद एक वक्त आ गया था कि उसके बाद आपको टॉक्स ख़त्म करके एक्शन लेने की ज़रूरत थी। लेकिन तालिबान को, जैसे मैंने भी आपको बोला, टॉक्स डजंट मीन कि अगर आप उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर वहाँ से रेसिप्रोकेशन आती है फिर देखा जाएगा। पर इसकी कोई भी गुंजाइश है क्या? लोगों का कहना यह है कि क्या आप एक ट्रैप में विद योर आई वाइड ओपन आप वॉक कर सकते हैं, क्योंकि तालिबान, चाइना और पाकिस्तान का जो ट्रायंगल है ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे यहाँ घुसपैठिए पुश किए जा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। बावजूद इसके हम तालिबान से बातचीत करें, एक तरफ हम इतना कड़ा स्टैंड लें टेरर के ऊपर और दूसरी तरफ तालिबान से बातचीत, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक दुविधा का समय है क्या? देखिए, ट्रैप, मैं इसको ट्रैप नहीं कहूँगा, और मैं आपको पहले भी जो मैंने आपको सवाल का जवाब दिया था कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, और अगर वक्त ऐसा आएगा तो हम रिटालिएट भी कर सकें। इतने हमारे पास दम भी है और वो हमने करके दिखाया भी है। लेकिन अगर आप टॉक शुरू करते हैं तो इसका कोई ये मतलब नहीं है कि आपने कहीं ना कहीं कंसील कर दिया या सरेंडर कर दिया। और भारत वो देश नहीं है कि जो सरेंडर किसी के भी सामने करेगा, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने, पूरे देश के सामने करके दिखाया भी है। गौतम गंभीर जी, एक सरकार डिप्लोमेसी में जो कहती है उसको आम आदमी के दिल की तार तक जुड़ना होता है। आज शायद डिप्लोमेटिकली सरकार की ये मजबूरी है कि वो कहे और वो हिंदुस्तानियों को, अल्पसंख्यकों को निकाले अफगानिस्तान से। लेकिन मैं प्रैक्टिकल इंडियन की तरह आपसे पूछ रही हूँ, शायद आप अपना बीजेपी का जो चश्मा है वो उतार कर आम आदमी के नज़रिए से देखें। हम कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तालिबान से, उनकी फितरत वही है, उनकी अलायंसेस पाकिस्तान और चाइना से वही हैं, उनके इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट से हमेशा मुख्तलिफ रहेंगे, अलग रहेंगे। तो क्या हम ये जो इस वक्त कर रहे हैं ये हमारी मजबूरी है, या आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने या तालिबान के सामने भारत सेल्फ सफिशिएंट है? सेल्फ सफिशिएंट है ये एक रेटोरिकल स्टेटमेंट है। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम घिरे हुए हैं, ये सच्चाई है। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पुलवामा के बाद देखें तो किस तरीके से हमने रिटालिएट किया, वो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी के ही लीडरशिप में हो सकता था, और ऐसा नहीं है कि हमने करके दिखाया नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बोला, आप पाकिस्तान और तालिबान को, जी हाँ, फंडामेंटलिस्ट हैं बिल्कुल, और दोनों की बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात करने में जो हमारे को वहाँ से हमारे को रिज़ल्ट मिले हैं वो बहुत डिफरेंट रहे हैं। तो फिर से आप अगर एक ही चीज़ पूछेंगे, मैं जवाब मेरा यही रहेगा, बातचीत करना का मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट को, उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर वहाँ से रेसिप्रोकेशन आती है फिर कॉल ली जाएगी, टॉप लीडरशिप कॉल लेगी, और ऐसी भी बात नहीं है कि जी हम घिरे जा रहे हैं या हमारी कंपल्शन हो गई है उनसे बात करना, बिल्कुल भी नहीं। भारत इतना स्ट्रॉन्ग देश है और इतना स्ट्रॉन्ग देश आगे भी रहेगा कि हमारे को आत्मनिर्भर होने, हम आत्मनिर्भर हैं और आत्मनिर्भर रहेंगे। एक बार बीजेपी की सरकार थी सन 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। बीजेपी के सीनियर नेता मंत्री जसवंत सिंह जी IC-814 हाईजैक के समय यहाँ से मसूद अजहर को लेकर गए थे। हमने तब भी तालिबान से बात की थी, तब भी शायद हमारा स्टेटमेंट यही था कि हम ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेरर रखते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, आज हम जानते हैं 2000 में 21 साल पहले क्या हुआ था और तालिबान ने हमारे साथ कैसा बिट्रेयल किया था। तो ये जो तालिबान के साथ हमारी इस वक्त की एंगेजमेंट है ये नई नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ हम देख चुके हैं, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, तालिबान के साथ भी हम देख चुके हैं। कितनी बार हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत करके देखा है? कितनी बार? जैसे इतनी बार आपने बातचीत करने के बाद आपने एक निर्णय लिया, वो भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया कि बातचीत ख़त्म, अब जो भी होगा वो एक्शन से होगा, या फिर जो आप बात बोलते हो वो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम बातचीत कर सकते हैं। और 21 साल पहले कोई चीज़ हुई है इसका मतलब ये नहीं कि 21 साल बाद चीज़ें बदल नहीं सकती। आपने पाकिस्तान को इतने सारे चांसेस दिए, इतनी बार बातचीत करी, सिर्फ इसी सरकार ने नहीं, पिछली सरकारों ने भी उनसे बातचीत करी, लेकिन उसका अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। और ये जो सारा आज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है ये पाकिस्तान की ही देन है। अब ये बढ़ेगा नहीं,
अब ये बढ़ेगा नहीं। हम अपने आप को कितना स्ट्रांग बना सकते हैं, इसी से ये रुकेगा। हम दूसरे को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने तो आप को स्ट्रांग थे, फिर भी गलवान हुआ ना। लेकिन उसका रिएक्शन जिस तरीके से हमने चाइना के साथ, शायद इससे पहले वाली सरकारों ने उस तरीके से रिएक्शन नहीं दिए थे। लेकिन हमने अपने जवान खोए, हमने प्राइस पे किया है। सवाल ये है कि हम प्राइस पे करने के बाद रिटेलिएट करेंगे या हम उससे पहले अपनी नीति डिसाइड करेंगे। देखिए, उस नीति भी ज़रूरी है और साथ में अपने आप को स्ट्रांग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप अपने आप को, अपने देश को कंट्रोल कर सकते हैं, आप बाकियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। अब हरदीप सिंह पुरी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूएन में। उन्होंने 2012 में यूएनएससी में कहा था कि हक्कानी नेटवर्क से पाकिस्तान से भारत को बहुत क्षति पहुंची है। आज वही हक्कानी नेटवर्क, वही तालिबान है। क्या आज जब वो मंत्री हैं, आज जब आपकी सरकार पावर में है, तो हमारी सोच बदल गई है क्या? क्योंकि हक्कानी नेटवर्क तो वही है। आज वो सरकार बना रहे हैं तो हमारे लिए बातचीत, आप कह रहे हैं बातचीत करना है, रिकग्निशन नहीं है। बातचीत ही रिकग्निशन होता है, और क्या है? हमने एक दूसरे को राखी थोड़ी बांधनी। देखिए, हक्कानी नेटवर्क बदले या ना बदले वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बदलें, हमारी सोच बदली, हमारा देश बदले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया के समीकरण भी बदलें जी बिल्कुल बदलें, लेकिन जिस तरीके से हमारा लोगों की तरफ रिएक्शन रहे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो गलवान की बात आपने करी, या जिस तरीके से हमारे को ओवरऑल दुनिया में रिस्पेक्ट मिली है, जिस तरीके से हमारी लीडरशिप को लोग देख रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइन बड़ी करना इंपॉर्टेंट है। दूसरे की लाइन आप छोटी करें ना करें, दूसरे की लाइन कितनी लंबी है उससे हमारे को मैटर नहीं करता। इसलिए चाहे हमने पुलवामा के बाद जो हमने रिएक्ट किया था, या फिर उसके बाद गलवान के बाद जिस तरीके से हमने चाइना के साथ रिएक्ट किए, और इनफैक्ट अगर हमारे को अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमारे में इतनी क्षमता है कि हम करेंगे। गौतम गंभीर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम तालिबान से बात करें, आप कह रहे हैं पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम तालिबान से बात कर रहे हैं तो कश्मीर में सेपरेटिस्ट से बात करनी चाहिए या नहीं? गौतम गंभीर क्या कहते हैं इस पर? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही। देखिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं तो बातचीत होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते ही नहीं हैं तो कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप सेपरेटिस्ट हो, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मेरे लिए आइडियोलॉजी सिर्फ एक मैटर करती है, वो है इंडिया। अगर आप अपने आप को इंडियन समझते हैं, अगर आप देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप देश को आगे हुए बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो अगर आपकी कोई किसी तरीके की अगर आपसे बातचीत हो, या किसी तरीके से अगर आप सेम पेज पे आ सके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन अगर आप एंटी इंडिया बात करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी तरीके की बातचीत होनी चाहिए। तो तालिबान से बात करें, अपने घर वाले मतलब जो भारत के अंदर रहते हैं सेपरेटिस्ट, उनसे बात नहीं होनी चाहिए जब तक वो एंटी इंडिया पोजीशन लेते हैं। माओइस्ट टेररिस्ट, उनसे भी बात कर लीजिए। भटके हुए हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ लॉबीज का कहना है ये भटके हुए लोग हैं, इन्हें मायूसी हुई है इंडिया के पॉलिसी से, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, उनका माइंड चेंज करना चाहिए। आपको लगता है ये पहल भी करनी चाहिए? फिर देखिए, मैंने जैसे आपको बोला, अगर किसी को हमारे से कोई भी किसी तरीके की अगर कंप्लेंट है, और वो कंप्लेंट सरकार की जिम्मेदारी है कि उन कंप्लेंट्स को सुने और उनको सॉल्व करें। पर इन लोगों ने हमारे जवानों को मारा है, चाहे वो सेपरेटिस्ट हों, चाहे वो माओइस्ट हों। अगर आपने जवानों को मारा है, इसका मतलब आप प्रो इंडिया नहीं है, आप एंटी इंडिया हैं, क्योंकि जवानों को वही मार सकता है। तो बदल तो कोई भी सकता है। अगर तालिबान से हम बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर नक्सलियों से तो मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जवानों को मारा है उसके बाद भी तो जवानों को तो तालिबानियों, हक्कानी नेटवर्क ने भी मारा है, आप उनसे बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक अब सरकार बन चुकी है वहाँ पर, ठीक है, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर से रिकग्नाइज नहीं की गई। अगर वहाँ से रिस्पांस मिलता है, अगर आप ये कहते हैं कि जवानों को कोई मारता है, उससे इसके बाद बातचीत होनी चाहिए, एक्शन नहीं होना चाहिए, अगर ये आपका मानना है तो मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है। अगर चाहे वो माओइस्ट हो, चाहे वो कोई भी ऐसे लोग जो हमारे देश के जवानों को मारते हैं, अटैक करते हैं, मुझे लगता है उनके खिलाफ। तालिबान तो ऐसा फोर्स है, हम उनसे बात कर क्यों रहे हैं? बहुत से लोगों का ये पूछना है। देखिए, बातचीत करने में मुझे अभी भी लगता है कि हम पाकिस्तान से पिछले 70 सालों से बात कर रहे हैं। तो अगर जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने तो बातचीत करी थी पाकिस्तान से। तो सवाल उठाना बहुत आसान है और एक्शन लेना बहुत मुश्किल। तो जो लोग हर चीज़ पे सवाल उठाते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इतनी चीज़ें
देश को ना स्ट्रॉन्ग किया और पिछले 70 साल से सिर्फ बिट्रे ही होते चले जा रहे हैं। हमने पाकिस्तान को बहुत चांसेस दिए हैं, तो इसलिए बार बार पाकिस्तान की तरफ जाना या फिर अफ़गानिस्तान की तरफ आना मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा मैटर करता है। अपने आप को कितना हम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने तालिबान को वेलकम किया है और कहा है उनकी जो लड़ाई थी यूएस फोर्सेस के साथ वो एक आज़ादी की लड़ाई थी। आज शायद उनकी आज़ादी की लड़ाई सफल हो रही है। क्या आप उनसे इत्तेफाक? शॉकिंग स्टेटमेंट है ये। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अगर लोग ये समझते हैं कि वो आज़ादी की लड़ाई थी तो अब वहाँ पर जाके देखिए किस तरीके से लोग, क्योंकि हम बात करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया एक फैमिली है और वहाँ हमारी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं जिस तरीके से वो सफ़र करते हैं, उसके बावजूद अगर हमारे देश से ऐसी स्टेटमेंट्स जाती हैं वो भी तालिबान के फेवर में, कहीं ना कहीं बहुत ख़राब स्टेटमेंट्स हैं और इसका मैं कभी भी एंडोर्स नहीं करूँगा और ना ही मुझे लगता है हमारी सरकार करेगी। तो आप इनके खिलाफ हैं जो ये कहते हैं कि तालिबान एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और अब उनकी सरकार बन रही है, लेकिन आप अपनी सरकार के खिलाफ नहीं है जो बातचीत कर रही है। ये दोहरे मापदंड नहीं है, डुप्लिसिटी नहीं है आपकी? देखिए, इसमें डुप्लिसिटी कैसे है? आप मुझे बात करिए। अगर आप बात कर रहे हैं, बात करने का मतलब ये तो नहीं है कि आपने उनके साथ कोई बिजनेस शुरू कर दिया या आपने उनके साथ कोई ऐसा ट्रेड शुरू किया है या फिर आपने उनको रिकग्नाइज़ किया। अगर हम अपने यहाँ से, हमारे यहाँ पर जो लोग तालिबान के बारे में जब बात करते हैं और ये कहते हैं कि तालिबान ठीक है या तालिबान ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देशवासी उसको एंडोर्स करेगा, क्योंकि जिस तरीके की अट्रॉसिटीज़ या जिस तरीके से हम रोज़ विजुअल्स देखते हैं अफ़गानिस्तान में, तो सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को साथ मिलकर उन लोगों को बचाना चाहिए, उन लोगों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी कहा था कि अफगानिस्तान सॉइल शुड नॉट बी यूज्ड टू प्रमोट टेररिज्म इन द रीजन। बावजूद इसके तालिबान की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं कि कश्मीर में हस्तक्षेप होगा, कश्मीर में उनका इंटरेस्ट है, फिर भी हम बातचीत। देखिए, कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है और आखिरी दम तक रहेगा, और सिर्फ देश के जवान ही नहीं, देश का हर एक हिंदुस्तानी अपनी आखिरी सांस तक कश्मीर को बचाएगा और बचाता रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला, चाहे अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी ऐसी फोर्सेस हो, अगर वो ये कोशिश करती है कि वो कश्मीर को हमारे से छीन लेगी या कोशिश भी करेगी, तो हर एक हिंदुस्तानी, मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा और कश्मीर हमारा ही रहेगा। आपके पुराने क्रिकेटिंग कॉलीग रहे हैं शाहिद अफरीदी, और उनका भी बयान आया है। He says it's a good Taliban and they're going to give a good government. देखिए, ये अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि इससे पहले तो आप मुझे सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि आप मुझे घेरें। हम शाहिद अफरीदी को इतनी इंपॉर्टेंस देते क्यों इस देश में? ऐसे तो वो इतने बड़े व्यक्ति तो है नहीं, ना वो इतने बड़े डिप्लोमेट हैं। हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, शायद टीआरपी के लिए देते होंगे, इसलिए। बाकी टीआरपी आजकल बंद है, हम जो भी है, मुझे नहीं पता कि इतनी इंपॉर्टेंस शाहिद अफरीदी जैसे इंसान को देने की क्या ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज कि वो एंटी कश्मीर स्टेटमेंट्स देते हैं, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देते हैं, या वो तालिबान के समर्थन करते हैं, इसलिए हम उनको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्रिकेटिंग फैमिली से आते हैं, इसीलिए मैंने सवाल नहीं, मेरी क्रिकेटिंग फैमिली वो है जो अपने देश के बारे में, अपने देश के बारे में सोचती है। और शायद अफरीदी का तालिबान से क्या लेना देना है? अपने देश को संभाल के रखिए ना। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने तो पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैंने तो तालिबान की बात नहीं करी, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ ना कि मेरा देश कितना स्ट्रांग होता है वो मुझे सोचने की ज़रूरत है, उसके बारे में मुझे काम करने की ज़रूरत है। आप अपने देश को देखिए, बाकी चीज़ें जो हो रही है वो होती चली जाएंगी, और हम ही उनको इतना बड़ा बनाते हैं, हम ही उनकी स्टेटमेंट्स को इतना बड़ा बनाते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ना वो उस लेवल के व्यक्ति हैं, ना उनकी स्टेटमेंट्स इतनी मैटर करती हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान की बात नहीं करनी चाहिए, अपने घर की बात, अपने देश को मजबूत बनाने की बात करनी चाहिए, और थोड़ी बात दिल्ली की भी बात करनी चाहिए। तो बिल्कुल दिल्ली आ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, दिल्ली आपका शहर भी है, आप लड़ते भी हैं, दिल्ली मेरी जन्मभूमि भी है। दिल्ली आपकी जन्मभूमि भी है। जन्मभूमि तो बहुत लोगों की है, पर सब यहाँ के सांसद नहीं हैं। लेकिन सवाल आपसे ये पूछती हूँ कि हाल ही के दिनों में हमने बहुत बारिश के दिन देखे हैं और वाटर लॉगिंग देखी है। अब वाटर लॉगिंग जब होती है तो आप ट्वीट करते हैं, नादान परिंदे घर आ जाइए, आपने कहा था एक ट्वीट में। किसको कहा था ये? देखिए, मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको है और आपको पता भी होगी, क्योंकि आप इतना बड़ा चैनल चलाती हैं। जब पूरी दिल्ली 3 दिन पहले डूब रही थी, तो आपने, मुझे याद है कि मैंने जब एक पोल्यूशन पे मीटिंग मिस करी थी और मैं कमेंट्री कर रहा था,
तो आपने पूरा दिन जलेबियों वाली? नहीं, पूरा दिन आपने शो चलाया कि डू वी नीड दिस काइंड ऑफ एमपीज, तो आप एक बार ये भी चेक करवा लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ पर हैं अभी, जब पूरी दिल्ली डूब रही थी। बता कर गए विपासना पे गए। अच्छा, विपासना ज़्यादा ज़रूरी है, दिल्ली डूबती चली जाए, कोई बात नहीं, जो डूब रही है तो डूबती चली जाएगी। 6 साल से दिल्ली को अब बारिश चिट्ठी दे के थोड़ी आती। वही बात है ना, क्योंकि दिल्ली को आप डुबा सकते हैं, डूबने से बचा नहीं सकते, क्योंकि जब भी ऐसा काम आता है तो आप दिल्ली में रहते ही नहीं है। ठीक है, आपने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे कि मैं कमेंट्री करता हूँ। मैं कमेंट्री इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं 3000 लोगों को रोज़ 1 रुपये में खाना खिला सकूँ। कमेंट्री इसलिए करता हूँ कि मैं 40 से 50 हज़ार किटें पहली कोविड वेव में बांट सकूँ। मैं कमेंट्री इसलिए करता हूँ कि मैं गाज़ीपुर लैंडफिल जो 40 फीट नीचे आया है वहाँ पर मशीनें हम इंस्टॉल करवा सके। कमेंट्री इसलिए करता हूँ कि मैं अल्टीमेटली जो हमारे जवानों के बच्चे हैं, 150 बच्चों को मैं पढ़ाई करा सकूँ, सेक्स वर्कर्स के बच्चों को पढ़ाई करा सकूं। 20,000 वैक्सीनेशन जो हमने लगाई और एक वैक्सीनेशन 750 रुपये की पड़ी, उसके लिए कमेंट्री करता हूं, क्योंकि जो पैसे मुझे वहाँ से मिलते हैं मैं इन्हीं चीज़ों में लगाता हूँ। दूसरे के पैसे से अपनी राजनीति चमकाना बहुत आसान है। दिल्ली में एक भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट नहीं देखेंगे। आप ये सवाल एक बारी उनसे भी पूछिए, पिछले 6 साल में जो 100 स्कूल, 100 कॉलेज, 100 हॉस्पिटल और 100 जन रसोई का जो वायदा किया था दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का, वो हमारा वायदा नहीं था, वो उनका वायदा था। रीजंस ऑल ऑफ अस नो कि आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते, हमसे ही सवाल पूछते चले जाते हैं। सवाल उनसे भी पूछे जाते हैं, ये आपको किसने कह दिया कि जवाब तो उन्होंने 6 साल में, मैंने तो कभी नहीं सुना कि उन्होंने 6 साल में कोई जनता ने, दिल्ली की जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। क्यों आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते? द टेस्ट इज इन द वोट, the test is in the democratic process of elections which he won. No, because he's able to probably create that narrative. And we all know. No, so you are saying that the people of Delhi are stupid. They don't understand that it is a false narrative. खाली आप सच बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो मुफ्त में मिलती हो, चाहे वो मुफ्त बिजली हो या मुफ्त पानी हो। आपने एक जगह का पैसा उठा के, आपने जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पैसा था वो उठा के आपने मुफ्त बिजली और पानी में दिया। आप उनसे सवाल पूछे पिछले 6 साल में कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खुले हैं, कितने कोविड सेंटर्स उन्होंने खोले, क्या किया उन्होंने कोविड के टाइम में? उन्होंने बोला कि 2 लाख लोगों को आप रोज खाना खिलाते हैं, क्यों इतने माइग्रेंट लेबर्स दिल्ली छोड़ के गए? आप बताइए, ये क्या किया उन्होंने? तो वो सवाल तो उन्होंने भी आपसे पूछे कि आपने ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, एक सेकेंड, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम उनके लिए चलाया कि उन्होंने देश का पहला स्मोक टावर लगाया। आपको पता है कि वो अभी तक फुली ऑपरेशनल भी नहीं है, और पहला स्मोक टावर हमने लगाया था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मेरे पास 65,000 करोड़ का बजट नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप और मैं वहां पर चल के देख सकते हैं कि क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये बोला था कि 31 अगस्त से पहले उनको स्मोक टावर लगाना है, इसीलिए उन्होंने स्मोक टावर लगाया, जो अभी भी 100% ऑपरेशनल नहीं है। बिल्कुल आधे काम पे ही उन्होंने इनॉग्रेट किया। आप यूनिवर्सिटी बनाते हैं कागज़ों पे, कि आपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बात करी आपने कि हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, कहाँ है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? तो ये सवाल दिल्ली, आप पूछे ना पूछे, दिल्ली की जनता ज़रूर पूछेगी, क्योंकि हाँ, मुफ्त बिजली और पानी, बिल्कुल एक बार आप इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैंने अपने पूरे 39 इयर्स में दिल्ली को ना कभी इतना टायर्ड देखा, ना कभी इतना एग्जॉस्टेड देखा है, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा उठा के आपने फ्री बिजली और फ्री पानी में बांटा। मैं मानती हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस करती है, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, और वाटर लॉगिंग हुई, लेकिन आपने दोष डाला आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी कहती है कि सिविक बॉडीज बीजेपी के अंडर हैं। एमसीडी में आज भी अगर कोई भी दिल्ली का इंसान जाएगा, नागरिक जाएगा, तो एमसीडी के धक्के जो हैं आज भी वही हैं जो कई साल पहले हुआ करते थे। तो आपने भी क्या बदला? अच्छा सवाल है आपसे, आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया कि एमसीडी में जो सारी बड़ी रोड्स हैं, मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि वो पीडब्ल्यूडी के अंडर आती हैं, और पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंडर है। जो सिर्फ छोटी रोड्स हैं वो एमसीडी के अंडर आती हैं, और वो पीडब्ल्यूडी, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो या पीडब्ल्यूडी है, आप कोई भी काम होता है या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालते हैं या आप एमसीडी पे डालते हैं। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सीएम साहब से मैंने एक सवाल पूछा था जब हम जूम कॉल कर रहे थे सारे एमपीज़ के साथ। मैंने कहा आप इतने एडवर्टाइजमेंट देते हैं,
सारे कोविड के टाइम पे मुझे लगता है पूरे देश में एक ही ऐसा मुख्यमंत्री था जिनके टेलीविजन पे भी ऐड चल रहे थे, आज भी शायद फ्रंट पेज पे कहीं ना कहीं ऐड होगा, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं। तो आप एक ऐसा भी एडवर्टाइजमेंट देते जहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दीजिए, कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये बीजेपी की जिम्मेदारी है, कम से कम उनको हर जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। एक आज तक ऐसा ऐड नहीं आया, सीएम विदाउट अ पोर्टफोलियो। आप उनको एक सेकंड नाविका जी, सीएम विदाउट अ पोर्टफोलियो, आज उन्होंने अपने 6 साल में एक भी अपने पास पोर्टफोलियो नहीं रखा, बिकॉज ही डजंट वांट टू टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज अगर हमारा कोई, You think as a CM he is not responsible for the performance of the other ministers? Can I answer one question? अगर 7 MPs में से जब पूरी दिल्ली डूबी थी 3 दिन पहले, अगर एक भी MP विपासना के लिए जाता तो क्या आप अपने टेलीविजन पे पूरे दिन वो शो चलाते ना चलाते, क्या आप उनको क्रिटिसाइज करते? आपने एक लाइन चलाई, आज पूरी दिल्ली को पता ही है वो पिछले 3 या 4 दिन से कहां पर है जब पूरी दिल्ली इस तरीके से भुगत रही थी। ठीक है, आपको जब कोविड की वेव आती है तो आप आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, जब दिल्ली डूब रही होती है तो आप विपासना के लिए चले जाते हैं, जब कुछ और होता है तो आप किसी और स्टेट में होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ये दिल्ली का सीएम इसलिए आपको चुना गया था। तो और आप एक सेकेंड, आप एजुकेशन कमेंट्री पे जा सकते हैं, वो कोविड होने पर भी अपने आप को नहीं, मैं कमेंट्री पे जा सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कमेंट्री क्यों करता हूं। मैं अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से पालना चाहता हूं, और जो मैं कमेंट्री करता हूं उसका पैसा मैंने आपको बता दिया कहां पर लगता है। ठीक है, मैं छुट्टी मनाने नहीं जाता, पिछले 2.5 साल में मैं सिर्फ 2 छुट्टी बनाई है, और इसलिए छुट्टी बनाई है कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी वजह से छुट्टी बनाई है, वो भी सिर्फ 3-3 दिन की छुट्टी बनाई है। मैं विपासना के लिए नहीं जाता, शायद मुझे भी जरूरत होगी, मेरे बाकी सांसदों को भी जरूरत होगी मेरे पार्टी के लिए, लेकिन हम ऐसे छुट्टी मनाने नहीं जाते। लेकिन आपने तो उस तरीके से शो नहीं चलाया। ठीक है, आपने ये चलाया कि आपकी लड़ाई केजरीवाल जी से है कि आपकी लड़ाई हमसे है? नहीं, हमारी लड़ाई केजरीवाल जी से, लेकिन जो केजरीवाल जी का नैरेटिव है वो आप ही लोग प्रमोट करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि केजरीवाल जी के अगेंस्ट कोई अच्छा अल्टरनेट काम दिल्ली में होगा तो आपका भी प्रमोशन होगा। मुझे बताइए ना, एमसीडी की इंप्रूवमेंट जिस दिन होगी, आप मुझे अपने हमारा एक शो है KYC, नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम आपके साथ करने को तैयार हैं। आप दिखाइए आपने कितना काम किया है। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, बिल्कुल हमारा कल आइए, ये 10 तारीख को आइए, 10 तारीख को आइए, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से, अगर नियत साफ हो तो, जिस तरीके से हमने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड किया है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाई है वहां पर। 10 तारीख को ही हम इनॉग्रेट कर रहे हैं। एमसीडी पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। एमसीडी की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है जैसी है? और एमसीडी के बारे में छोटी रोड बड़ी रोड का कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, क्योंकि ये सच्चाई है। एमसीडी का जो इंटरफेस है वो हर नागरिक के साथ है। रोड की बात छोड़ दें तो बाकी बातें ले लें। बताइए कितनी, आप बताइए, मैं इसका कूड़ा नहीं उठता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके देखिए कि किस तरीके से, अगर कितनी बेहतर हुई है परफॉर्मेंस। अगर आप एमसीडी की बात कर रहे हैं तो फिर आप केजरीवाल जी की भी बात कर लीजिए। एजुकेशन मॉडल पे जिसमें लड़ाई लड़ी, एक सेकंड, एजुकेशन मॉडल पे जो लड़ाई लड़ते हैं, क्या आप अपने बच्चे को, या मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में डाल सकता हूं? आप डाल सकते हैं। अगर आज आपको ऑप्शन दी जाए कि मेरे को प्राइवेट स्कूल में डालना है और गवर्नमेंट स्कूल में डालना है, क्या आप डालेंगे? मैं तो नहीं डालूंगा, आप डाल पाएंगे? तो किस एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं? मोहल्ला क्लिनिक, उनके जो स्कूल की उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ट्यूटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कम से कम एक तबके के लोग हैं, बिल्कुल इलेक्शन के साथ हमने सब कवर किया था, और एक तबके के लोग दे स्वेयर बाय इट, they swear by it that their children, their parent-teacher meetings have begun after the Aam Aadmi Party. Let's give credit where the credit is due. No, absolutely. If there are questions still remaining, absolutely. Has Delhi become Paris? No, absolutely not. Does more work need to be done? Absolutely. What about the health infrastructure? But this blame game. But this blame game is not taking Delhi anywhere. हमने प्रॉमिस नहीं किए, जो इतने बड़े-बड़े प्रॉमिस उन्होंने किए थे। आप करिए ना प्रॉमिस, क्यों नहीं करते? हम प्रॉमिस, आप क्यों नहीं प्रॉमिस वही करेंगे। आप 3 बार से हार रहे हैं इलेक्शन, आप प्रॉमिस क्यों नहीं करते? हम प्रॉमिस वही करेंगे जो हम फुलफिल कर सके। तो बेसिकली आप काम नहीं कर सकते। कैसे हमने काम नहीं किया? और आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते। कैसे कन्विंस नहीं किया? अगर आप नैरेटिव ठीक चलाएंगे तो हम बिल्कुल कन्विंस करेंगे। भाई साहब, आप अच्छा मोहल्ला क्लिनिक के बारे में लोगों को कन्विंस किया होता तो लोग आपको वोट देते। सिंपल टेस्ट है ना। मैंने तो आपको बताया लोगों ने क्यों नहीं वोट दिया। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि फ्री बिजली और फ्री पानी। ठीक है, आप फ्री बिजली और फ्री पानी बिका ना, उसके अलावा मुझे आप बताइए तो आप ऐसा मोहल्ला क्लिनिक का क्या होगा? फ्री बिजली पानी तो दे नहीं सकते, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ाते चले जाइए और उम्मीद करते रहिए कि लोग आपको वोट देंगे। देखिए गौतम गंभीर जी, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम एन आम आदमी पर्सपेक्टिव। एब्सोल्युटली। कोविड का जमाना था, लोगों को मेडिकल खर्चों के लिए पैसे रखने थे, और
बहुत सी लोगों की नौकरियां भी गई। एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू। इकोनॉमिक स्लोडाउन था, जो बिजनेस करना चाह रहे थे वो नहीं कर सक रहे थे। ट्रेडर्स की दुकानें बंद थी पूरे कोविड के दौरान, लॉकडाउन था। लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। अगर उन्हें फ्री बिजली पानी मिल रहा है तो शायद आप लोगों को तो ब्लेम नहीं कर सकते। ये कोविड से पहले हुआ था। और पानी की आपने स्थिति देखी है कि किस तरीके का पानी मिल रहा है? आके देखिए, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कह रहे हैं ना कि हम आपको मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आना चाहिए, क्योंकि साफ पानी मिल रहा है। बहुत लकी हैं as MPs all Delhi's constituencies are with the BJP. Please come and look at our constituencies as well. साफ पानी मिल रहा है? प्रॉब्लम नहीं, आप बताइए, साफ पानी मिल रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? पर साफ पानी मिल रहा है? मुझे तो साफ रोड भी नहीं मिल रही। साफ पानी मिल रहा है? नहीं, मुझे साफ रोड नहीं मिल रही। फ्री आप कचरा नहीं उठता हमारी मुझे एक सेकंड, आप मेरे भी सवाल का जवाब दिया। मेरा काम सवाल देना, जवाब देना नहीं है, क्योंकि मैं नागरिक हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। कॉन्स्टिट्यूएंसी आप चला रहे हैं, एमसीडी आपकी सरकार चला रही है, आप हमें जवाब दीजिए। मैं तो आपको जवाब दिया। दिल्ली हाईकोर्ट आपसे पूछता है कि आप फेबीफ्लू 2500 टैबलेट्स खरीद लेते हैं कोविड के दौरान एक शॉर्टेज के समय में, क्योंकि आपका एक फाउंडेशन है वो लोगों को देना चाहता है। इंटेंशन पे किसी के कोई सवाल नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जरूर। देखिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात, इसलिए मैं ज़रूर इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करता, लेकिन कर इसलिए नहीं सकता क्योंकि मैटर कोर्ट में। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उस फेबीफ्लू से एक भी व्यक्ति की या एक भी परिवार में किसी की ज़िंदगी बची है तो इट इज़ वर्थ इट। दिल्ली हाईकोर्ट आपसे पूछता है कि आप फेबीफ्लू 2500 टैबलेट्स खरीद लेते हैं कोविड के दौरान एक शॉर्टेज के समय में, क्योंकि आपका एक फाउंडेशन है वो लोगों को देना चाहता है। इंटेंशन पे किसी के कोई सवाल नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जरूर है। देखिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात, इसलिए मैं ज़रूर इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करता, लेकिन कर इसलिए नहीं सकता क्योंकि मैटर कोर्ट में है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उस फेबीफ्लू से एक भी व्यक्ति की या एक भी परिवार में किसी की ज़िंदगी बची है तो इट इज़ वर्थ इट। और क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईस्ट दिल्ली में जिंदगियां बच जाएं, लेकिन नहीं, वो पूरी पैन दिल्ली के लिए हमने किया था। और साउथ दिल्ली में चली जाए किसी की पूरी पैन दिल्ली के लिए किया था। जो भी आके वहां पर लेके जाना चाहता था, ऐसा नहीं सिर्फ ईस्ट दिल्ली के लोगों के लिए था वो, ईस्ट दिल्ली के लिए। कोर्ट कर रही हूँ कोर्ट्स को। मैं आपको वही कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया था हाई कोर्ट के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप हाई कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट में ही मैटर है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकता। जैसे आपने बोला सिर्फ ईस्ट दिल्ली के लोगों की जान बचनी चाहिए, नहीं, दिल्ली में जिसकी भी जान बच सकती है उसकी जान बचनी चाहिए, क्योंकि जो वो फेबीफ्लू था वो हमने पूरी पैन दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट किया था और मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट किया था। इससे ज़्यादा मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता। जो भी मैटर होगा कोर्ट का, जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट का, आई विल एक्सेप्ट दैट। बट टुडे डू यू थिंक इन हाइंडसाइट that was the right step to take? Absolutely. You still think absolutely that? Despite the observations of the court? Absolutely. Despite the fact that आपके चुने हुए 2500 लोग वो ना, मेरे चुने हुए नहीं थे, वो दिल्ली के 2500 लोग थे। मेरे सिर्फ वो ईस्ट दिल्ली के लिए नहीं हुआ था, हमने पूरी दिल्ली के लिए खोला था अंडर द सुपरविजन, अंडर द मेडिकल कैंप। आप दिल्ली के सारे अमीरों को ले जाइए किसी अस्पताल में, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए। इज दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि वो भी तो दिल्ली के लोग हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, बट इज दैट इक्विटेबल? I didn't understand that question, honestly. I said that if during oxygen availability crisis आप दिल्ली के 2500 अमीर लोगों को
ऑक्सीजन प्रोवाइड हमने अमीर लोगों को फैबीफ्लू नहीं बांटी थी, उन लोगों को बांटी थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और मुफ्त में बांटी थी। सिर्फ 2,500 लोग तो नहीं थे उन 2,500, क्योंकि हम उतने ही अफोर्ड कर सकते थे ना, क्योंकि मैं सरकार तो नहीं हूँ, मैं दिल्ली सरकार नहीं हूँ। आप बात नहीं समझ रहे, आप बात ये नहीं समझ रहे कि एज अ वीआईपी आपको प्रोक्योरमेंट करने में आसानी रही। जो गरीब आदमी था लेकिन 2,500 में नहीं था, वो कहां से लाता? उसी गरीब आदमी के लिए ये फैबीफ्लू बांटी गई थी, और उसी गरीब, और ऐसा भी नहीं है सिर्फ 2,500 गरीब लोग नहीं है दिल्ली में, क्योंकि हम सिर्फ 2,500 तो उनका क्या जिनके माई बाप आप नहीं थे, वो आके वहां से ले सकते थे। और 2,500 स्ट्रिप्स ऐसी नहीं थी कि हमने एक दिन में प्रिक्योर करी हो, हर दिन किसी दिन 100 करी, किसी दिन 200 करी, और ये सारा डेटा हमारे पास है। और ये नहीं है कि हमने सिर्फ अपने पास रखी हुई थी। किसी जिस दिन 100 स्ट्रिप हमने प्रिक्योर करी, उसी दिन 100 टैबलेट्स बांटी, उसके अगले दिन हमने 200 करी तो 200 टैबलेट्स बांटी, और उन्हीं लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्हीं लोगों के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट की थी, उन्हीं लोगों के लिए प्रिक्योर करी गई थी चीज़। गौतम गंभीर जी, आई डोंट नो आप क्या सोचते हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि आप 2.5 साल में बहुत अच्छे पॉलिटिशियन। ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छा इंसान बनाऊं, और एक ऐसा इंसान बनाऊं जिसने मुझे रियलिटी के साथ, बहुत रियलिटी से क्लोज लेके आया। मैं पॉलिटिशियन ना मैं बनना चाहता हूं, ना मैं पॉलिटिशियन हूं, एक इंसान बनना चाहता हूं जो इंसान की मदद करना चाहता है, और जब तक मैं रहूंगा वही करूंगा, चाहे वो फाउंडेशन के थ्रू हो, चाहे वो मेरी पार्टी के थ्रू हो। और ये मेरी पार्टी ने मुझे सिखाया भी है, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच भी है। आप हर चीज में जहां अकाउंटेबिलिटी आपकी है, आप उंगली दिखा देते हैं आम आदमी पार्टी को। मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि जहां पर मेरी अकाउंटेबिलिटी या मेरी पार्टी की अकाउंटेबिलिटी होगी। मैं आप ही के शो पे यहाँ पर सब व्यूवर्स को ये कहूँगा कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो सबसे पहले हाथ खड़ा करके बोलेगा कि हमारी अकाउंटेबिलिटी है, और हम एक्सेप्ट करते हैं हमारी मिस्टेक। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति से लड़ रहे हैं जिसकी ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना जिसकी कोई सरकार में है। अकाउंटेबिलिटी हर सरकार मोहल्ला क्लिनिक में आती है। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी थोड़ा बात करिए अगर नहीं चल रहे होंगे तो लोग 5 साल, कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, 4 साल बचे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि 4 साल बाद लोग सवाल जरूर पूछेंगे। और जहां तक कि मेरा सवाल है, गौतम गंभीर जी, आप मुद्दा ये देखिए कि जब भी केजरीवाल जी आए, लोगों के वोट से आए हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आए हैं, उसी ईवीएम से आए हैं जिस ईवीएम से आपकी सरकारें कई स्टेट्स में आती हैं, ठीक है, और मेजॉरिटी से आए हैं। 67 एक बार आए, 62 दिस टाइम 62 हैं, उससे पहले 67 थे। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है उनका। आप समझते हैं जनता बेवकूफ़ है जो बार-बार? बिल्कुल भी नहीं, जनता बेवकूफ़ नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि जी पिछली बार हाँ उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी दी, बहुत बढ़िया वोट बैंक पॉलिटिक्स भी करी, कि जिस तरीके से महिलाओं को फ्री बस राइड दी, हम बिल्कुल समर्थन करते। अगर ये जो बस राइड महिलाओं को दी गई थी, वो अगर बच्चों को दी जाती, अगर बच्चों ने जाना कहा था कोविड में, तो बच्चे नहीं, जब दिल्ली का इलेक्शन था तब कोविड नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। दिल्ली के इलेक्शन में जब महिलाओं को फ्री बस राइड दी गई, शायद अगर बच्चों को दी जाती, से क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। आप तो महिलाओं को मिल रहा है। आप मुझे ये बताइए, आप फ्री बस राइड लेना चाहेंगे अगर आपके बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाए, वो बेटर होता, क्योंकि वो वोट उनका वो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं थी। सहयोग जहां भी हो सके। देखिए, मैं आप कह रहे हैं महिलाओं को देने से वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है और बच्चों को नहीं देने से। आपने मुझसे बात ये पूछी थी कि क्या आप इन चीजों का समर्थन करते अगर आप अकाउंटेबिलिटी लेते, अगर आपने बच्चों को स्कूल के लिए फ्री बस राइड दी होती, तो मैं सबसे पहले ये बोलता कि वी आर इन फेवर ऑफ इट। एज एन इकोनॉमिस्ट, एंड आई एम अ मास्टर्स इन इकोनॉमिस्ट, सब्सिडीज आर अ बैड आइडिया बिकॉज दे कैन नॉट continue ad infinitum. As an economist, that's my idea. Okay, so I am against subsidies, but if there is no social security that citizens in this country have, if there is no support system, if there is an economic crisis, if there is a COVID lockdown, there is nothing coming for a certain segment of people. आप बिल्कुल नीचे की तबके की बात करते हैं। एक मिडिल क्लास कभी बीजेपी की एक ऑडियंस होती थी, आजकल आपको उनकी जरूरत नहीं है। आप भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि आपको वो गरीब लोक कल्याण योजना आपकी चलती है, लेकिन मिडिल क्लास की कोई योजना आपकी नहीं चलती। आप उससे जीएसटी भी बढ़ाते जाते हैं, आप उसके लिए पेट्रोल के दाम भी बढ़ाते जाते हैं, आप स्कूल की फीसें भी बढ़ाते जाते हैं। ये भी वोट बैंक पॉलिटिक्स है गौतम गंभीर जी। लेकिन सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूं कि आप अच्छे पॉलिटिशियन इसलिए बन गए हैं क्योंकि पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो हर सवाल के लिए अपनी अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा
ऑपोजिशन अपना जो ओपोनेंट है उसकी तरफ सवाल खड़े कर देता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शायद आपकी डॉक्टरेट कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बोला था, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबसे पहले हाथ खड़ा करके अपनी अकाउंटेबिलिटी हमेशा एक्सेप्ट करूँगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो नैरेटिव क्रिएट होता है कि सारी दिल्ली में तो जो आप नैरेटिव क्रिएट करिए ना। यू आर अ पॉपुलर We will do it. We will do it. Don't worry. You were a popular We will. cricketer. You are a popular No, I'm telling you, politician. You are a member of parliament. आप क्यों फेल हो रहे हैं? कैसे फेल हो अपने नैरेटिव सेट करने में? आप सेट करिए। हम तो, हमारे को तो जो काम करना है दिल्ली की जनता के लिए हम करेंगे और करते चले जाएंगे भी, क्योंकि वायदे हमने नहीं किए थे। सपने दिखा के कुर्सी पे बैठना बहुत आसान है, उन सपनों को पूरा करना बहुत मुश्किल है। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का सपना हमारा नहीं था। दिल्ली में 100 स्कूल कॉलेजेस खोलने का सपना हमारा नहीं था। 100 जन रसोई खोलने का सपना हमारा नहीं था। आपने मेरी बात करी ना, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आइए। अभी हमने कूड़े घर को कम्युनिटी किचन में बदला है, वो हमारा विजन है दिल्ली के लिए, वो मेरी और मेरी पार्टी का विजन है दिल्ली के लिए। कूड़े घर को, जहाँ पर लोग कूड़ा डालते थे, आज वहाँ 1000 लोग 1 रुपये में खाना खाते हैं। ये हमारा नैरेटिव है। बताइए ना दिल्ली की जनता को, जिस तरीके से आप अरविंद केजरीवाल जी की स्टोरीज चलाते हैं उसी तरीके से बीजेपी के सांसदों की भी स्टोरी चलाइए। ये चैनल आपके लिए हमेशा खुला है। थैंक यू वेरी मच। हम आपको जरूर हमेशा इनवाइट करते हैं। समय ढूंढना आपके ऊपर है, आपके सांसदों, आपके मंत्रियों के ऊपर है। हम सबको इनविटेशन देते हैं, बल्कि हमें तो ये कहा जाता है कि हम बीजेपी की इतनी साइड लेते हैं कि ऑपोजिशन हमसे बात नहीं करना चाहता। आज भी कांग्रेस हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं आता है। आपको हमसे तकलीफ है, उनको भी हमसे तकलीफ है। सवाल पूछना अगर लोगों के लिए तकलीफ खड़ा करता है तो हम ये तकलीफ ताउम्र देते रहेंगे लोगों को। हमें इसमें मजा आता है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सवाल पूछते रहें। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल पूछूंगी। सवाल ये है कि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ कहा जाता है एक दूसरे को। कभी कभी आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि यू आर फ्रेश इनटू पॉलिटिक्स, 2 years इज स्टिल फ्रेश। इलेक्शन के दौरान आप पर एलिगेशंस लगाए गए थे दैट यू वर रादर क्रूड विद आतिशी। नहीं, मेरे ऊपर तो आज भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि मैं कमेंट्री करता हूँ, वो भी प्रॉब्लम है। गाजीपुर लैंडफिल में 7 बार जा चुका हूँ, जो मुख्यमंत्री 6 साल में एक बार भी नहीं गए, तो वहाँ भी ये बोला जाता है कि जी वो 40-50 फीट नीचे नहीं आया, मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो एक ऐसी चीज़ है, वो सबकी नज़रों के सामने है और वो कोई चीज़ ऐसी छुपी नहीं है। तो आज भी मेरे को बहुत चीज़ें बोली जाती है कि मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूँ, मैं पार्ट टाइम एमपी हूँ। हाँ, पार्ट टाइम एमपी हूँ, इसलिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप आके देखिए क्या क्या हमने डेवलपमेंट करी है, किस तरीके से हमने काम किया है। तो एलिगेशन से ना मुझे फ़र्क पड़ता है, ना मेरी पार्टी को फ़र्क पड़ता है। हमारा जो काम है वो दिल्ली की जनता की सेवा करना है और आगे हम करते चले जाएंगे। तो आपने हमारे साथ 2 वादे किए हैं। एक वादा कि 10 तारीख को आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में KYC होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और मे बी अ फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, फ्रैंकली स्पीकिंग पर आप फिर आएं अगली बार बारिश के बाद, और आप प्रॉमिस करके जाइए कि वो फ्रैंकली स्पीकिंग में हम लोगों के सवाल भी लेंगे 100 और आप कनेक्ट करेंगे दिल्ली के रेजिडेंट से लाइव ऑन फोन्स फ्रॉम दिस स्टूडियो। 100%। इनफैक्ट आई वुड लव टू डू दैट कि दिल्ली की जनता क्या हमारे बारे में सोचती है, क्या एक्चुअल ट्रुथ है, वो मैं बिल्कुल यहाँ पर बैठ के बताऊंगा। रादर देन आपके क्वेश्चंस अगर पूरे में 40 मिनट या 50 मिनट दिल्ली की जनता के सवालों के जवाब दूंगा, दैट बी मच मोर बेटर। वेल व्यूअर्स, दैट्स अ प्रॉमिस। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंसी राउंड अप कमिंग फॉर यू, एंड सेकेंडली Mr. Gautam Gambhir has decided that he will come back to these studios to take your questions. आप ही के सवाल, गौतम गंभीर के जवाब आप खुद पूछेंगे, because we are here only as the सूत्रधार। हम सूत्रधार हैं। सवाल आपके, जवाब पॉलिटिशियंस के। यही है टाइम्स नाउ की पहचान। Thank you very much, Gautam Gambhir. Thank you for speaking with me, and we are looking forward to future conversations on Frankly Speaking.